कस्टम एक्ट 1962 संक्षिप्त सारांश। धारा 131 से 162। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 131 किसी पार्टी को खुद पेश होने के बजाय किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए कस्टम्स अधिकारियों या अपील फोरम के सामने पेश होने की इजाजत देता है। सरल शब्दों में अर्थ, अगर आप कस्टम्स की कार्रवाई, फैसले, अपील वगैरह में शामिल हैं तो आप तय शर्तों के साथ अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी और को नियुक्त कर सकते हैं, जैसे वकील या कस्टम्स ब्रोकर। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कौन काम कर सकता है? एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में ये शामिल हो सकते हैं एडवोकेट, एडवोकेट्स एक्ट के तहत एनरोल; कस्टम्स ब्रोकर, कस्टम्स कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त; चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार; कंपनी सचिव, कोई रिश्तेदार या रेगुलर कर्मचारी खास हालात में। प्रतिनिधि को लिखित में अधिकार दिया जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन कहां किया जा सकता है? रिप्रेजेंटेशन की इजाजत पहले है न्यायाधिकरण, एसीडीसी, जेसीएडीसी, कमिश्नर, आयुक्त, अपील, सीएसटीटी, अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त अन्य प्राधिकरण। जरूरी शर्तें और सीमाएं। अथॉरिटी को संबंधित व्यक्ति की पर्सनल मौजूदगी की जरूरत हो सकती है अगर तथ्यों को स्पष्ट करने की जरूरत है या बयान दर्ज करना जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन से अथॉरिटी की यह पावर नहीं जाती। व्यक्ति को समन भेजें, जैसे सेक्शन 108 के तहत। डॉक्यूमेंट या एक्सप्लेनेशन मांगे। व्यावहारिक महत्व, प्रोफेशनल तरीके से संभालने में मदद करता है। एससीएन उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई, अपील और तर्क, खास तौर पर उपयोगी जहां कानूनी व्याख्या शामिल है, कई कार्यवाही लंबित है, तकनीकी सीमा शुल्क मामले उठते हैं। व्यावहारिक चित्रण, एक इंपोर्टर को जब्ती और पेनल्टी का प्रस्ताव देने वाला एससीएन मिलता है। वो सेक्शन 131 के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पेश होने और मामले पर बहस करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट को ऑथराइज करता है। शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 132 झूठी घोषणा, झूठे दस्तावेज आदि। वैधानिक प्रावधान, कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 132 कस्टम्स मामलों के संबंध में गलत घोषणाएं करने, गलत बयान देने या गलत डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने पर क्रिमिनल सजा से जुड़ा है। सरल शब्दों में अर्थ, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी घोषणा करता है, गलत बयान देता है या झूठे या गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल या साइन करना किसी भी कस्टम से जुड़े लेन देन में, वो व्यक्ति सेक्शन 132 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस करता है। धारा 132 के अंतर्गत आने वाले कार्य, यह सेक्शन तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत घोषणा करता है। प्रवेश बिल, शिपिंग बिल, आयात निर्यात दस्तावेज। कस्टम्स को बोलकर या लिखकर गलत बयान देना, संकेत, उपयोग या उपयोग किए जाने के कारण, झूठे चालान, झूठे प्रमाण पत्र, जाली या गलत दस्तावेज, ये जानते हुए भी कि ये गलत या गुमराह करने वाली है, गलत जानकारी देना। ज्ञान, मेंस रिया, जरूरी है। अपराध की प्रकृति, अपराध। प्रोसिक्यूशन ओरिएंटेड, सेक्शन 112/114 के तहत सिविल पेनल्टी से अलग, जब्ती या पेनल्टी की कार्रवाई से अलग भी इसे लागू किया जा सकता है। दंड निर्धारित, कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या ठीक है या दोनों। सही सजा तथ्यों और न्यायिक विवेक पर निर्भर करती है। दृढ़ विश्वास के लिए आवश्यक सामग्री, सेक्शन 132 के तहत केस चलाने के लिए कस्टम्स को यह साबित करना होगा गलत घोषणा बटा बयान बटा डॉक्यूमेंट बनाया गया या इस्तेमाल किया गया। आरोपी को पता था कि यह झूठ है और यह एक्ट कस्टम्स प्रोसीडिंग्स के संबंध में था। मात्र लिपिकीय त्रुटि या सद्भाविक गलती धारा 132 को आकर्षित नहीं करती है। अन्य प्रावधानों के साथ संबंध। अनुभाग, प्रकृति 112/114, सिविल पेनल्टी, आयात निर्यात मामले। 132, आपराधिक अपराध, गलत घोषणाएं दस्तावेज। 135, बड़े अपराध और बढ़ी हुई सजा। 108, शपथ पर बयान। व्यावहारिक चित्रण, कोई इंपोर्टर सामान की कीमत कम दिखाने और ड्यूटी से बचने के लिए नकली इनवॉइस जमा करता है। जब्त करने और पेनल्टी के अलावा झूठे डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने के लिए उस पर सेक्शन 132 के तहत केस भी चलाया जा सकता है। महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत, मेंस रिया जरूरी है। जानकारी के सबूत के बिना मुकदमा नहीं चलता। धारा 132 को यंत्रवत लागू नहीं किया जाना चाहिए। साफ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, अंदाजों पर नहीं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 133 सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना। वैधानिक प्रावधान, कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 133 में कस्टम्स अधिकारियों को एक्ट के तहत कानूनी तौर पर अपनी ड्यूटी करने से रोकने या रोकने पर क्रिमिनल सजा का प्रावधान है।
सरल शब्दों में अर्थ, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी कस्टम अधिकारी के काम में रुकावट डालता है, उसका विरोध करता है या दखल देता है जो कानूनी तौर पर अपना काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति सेक्शन 133 के तहत अपराध करता है। कौन से काम रुकावट के बराबर है? उदाहरणों में शामिल है तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी को शारीरिक रूप से रोकना या उसका विरोध करना, कस्टम अधिकारियों को धमकाना, गाली देना या डराना, तलाशी के लिए अधिकृत परिसर में प्रवेश को रोकना, कस्टम्स कार्रवाई के दौरान सबूत छिपाना, हटाना या नष्ट करना, कार्यवाही में देरी या रुकावट डालने के लिए कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा करना। रुकावट फिजिकल या नॉन फिजिकल हो सकती है, जब तक कि यह कानूनी काम में रुकावट डालती है। धारा 133 के आवश्यक तत्व। सेक्शन 133 लागू करने के लिए कस्टम्स को यह तय करना होगा अधिकारी कस्टम्स एक्ट के तहत कानूनी तौर पर काम कर रहा था और आरोपी ने जानबूझकर ऐसे काम में रुकावट डाली। अगर अधिकारी का काम खुद ही अनथराइज्ड या गैरकानूनी है तो सेक्शन 133 लागू नहीं होगा। दंड निर्धारित, कारावास जो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या ठीक है या दोनों। यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो सिविल सजा से अलग है। अन्य प्रावधानों के साथ संबंध। अनुभाग। प्रकृति। 109 सहायता मांगने की शक्ति। 133 बाधा के लिए दंड। 132 गलत घोषणा बटा दस्तावेज। 135 प्रमुख सीमा शुल्क अपराध। व्यावहारिक चित्रण। कस्टम अधिकारी एक गोदाम की कानूनी तलाशी लेते हैं। मालिक ने जगह को बंद कर दिया और इजाजत के बावजूद अंदर आने से रोक दिया। ऐसे काम के लिए सेक्शन 133 के तहत केस हो सकता है। महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत। मेंस रिया इरादा आवश्यक है, केवल गलतफहमी या विरोध काफी नहीं है। कस्टम्स पावर का कानूनी इस्तेमाल एक शर्त है। कानूनी विरोध या अधिकारों के दावे को सजा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 134 एक्सरे करवाने या मेडिकल जांच करवाने से मना करना। वैधानिक प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 134 में क्रिमिनल सजा का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति ये करने से मना करता है। एक्सरे किया जाए या मेडिकल जांच करवाएं। शरीर के अंदर तस्करी किए गए सामान को छिपाए जाने का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क द्वारा ऐसी जांच कानूनी रूप से आवश्यक हो। सरल शब्दों में अर्थ, अगर कस्टम्स को यह मानने का सही आधार है कि कोई व्यक्ति स्मगल किया हुआ सामान जैसे सोने के कैप्सूल शरीर पर ले जा रहा है तो वे ये मांग सकते हैं एक्सरे स्क्रीनिंग या एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मेडिकल जांच। बिना वजह सहयोग करने से मना करना अपने आप में सेक्शन 134 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। धारा 134 कब लागू की जा सकती है? एक वैध आवश्यकता। एक्सरे या मेडिकल जांच के लिए निर्देश यह होना चाहिए विश्वास करने के कारण के आधार पर और एक काबिल कस्टम्स ऑफिसर द्वारा प्रोसेस के हिसाब से आमतौर पर सेक्शन 103 के साथ पढ़ा जाता है। 2 बिना उचित कारण के मना करना अपराध तभी माना जाएगा जब व्यक्ति मना कर देता है और कोई सही मेडिकल या कानूनी बहाना नहीं है। असली मेडिकल देखते एक सही बचाव हो सकती है। दंड निर्धारित, कारावास जो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या ठीक है या दोनों। यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो जब्ती पेनल्टी की कार्रवाई से अलग है। महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय और सिद्धांत। परीक्षा में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मानवीय गरिमा, चिकित्सा नैतिकता। महिलाओं की जांच महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही करानी चाहिए। जबरदस्ती या गलत तरीकों की इजाजत नहीं है। अन्य अनुभागों के साथ संबंध। अनुभाग। विषय 103 गजटेड ऑफिसर मजिस्ट्रेट का अधिकार। 134 एक्सरे मेडिकल जांच से इनकार करने पर सजा। 132 गलत घोषणा बटा दस्तावेज। 133 सीमा शुल्क अधिकारियों के काम में बाधा डालना। 135 प्रमुख सीमा शुल्क अपराध। व्यावहारिक चित्रण। कस्टम्स को शक है कि एक पैसेंजर ने सोने के कैप्सूल निकल लिए हैं। पैसेंजर ने बिना मेडिकल वजह के एक्सरे जांच से मना कर दिया। आगे की कार्रवाई के अलावा उस पर सेक्शन 134 के तहत केस भी चलाया जा सकता है। कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 120 तस्करी के लिए सजा बड़े क्रिमिनल ऑफेंस। वैधानिक प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 135 गंभीर कस्टम अपराधों के लिए क्रिमिनल सजा तय करता है जिन्हें आमतौर पर स्मगलिंग अपराध कहा जाता है, जिसमें मिसरिया, जानकारी इरादा शामिल होता है और तय वैल्यू लिमिट पार करना शामिल होता है। सरल शब्दों में अर्थ, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर गंभीर सीमा शुल्क उल्लंघन करता है जैसे तस्करी, कर की धोखाधड़ी से चोरी या तस्करी के सामानों से निपटना, तो उसे जब्ती और नागरिक दंड के अलावा कारावास और जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। धारा 135 के अंतर्गत आने वाले अपराध। कोई व्यक्ति अपराध करता है यदि वह जानबूझकर
सीमा शुल्क से बचना या बचने का प्रयास करना, या धोखे से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, या तस्करी किए गए सामान को रखना, परिवहन करना, छिपाना, बेचना, खरीदना या उससे निपटना, या उकसाना, जहां मामला अधिनियम अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर आता है। सजा की 2 कैटेगरी बहुत जरूरी। श्रेणी आय गंभीर मामले। आमतौर पर इसमें मना किया गया सामान या बताई गई लिमिट से ज्यादा कीमत का सामान शामिल होता है। सजा 7 साल तक का कठोर कारावास और फैक्ट्स कानून के हिसाब से कम जेल की सजा हो सकती है। उदाहरण, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी जैसे हथियार, नशीले पदार्थ, अन्य कानूनों के अधीन। महंगे सोने इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग हद से ज्यादा। कैटेगरी 2 अन्य मामले, कम कीमत या गैर निषिद्ध सामान। सजा 3 साल तक की कैद या ठीक है या दोनों। मेंसरी अनिवार्य है। ज्ञान या इरादा जरूरी है। सद्भाविक गलतियां, लिपिकीय त्रुटियां या व्याख्या संबंधी विवाद धारा 135 को आकर्षित नहीं करते हैं। जमानती बटा गैर जमानती प्रकृति। गंभीर कैटेगरी आय अपराध आमतौर पर गैर जमानती, नोटिफिकेशन और तथ्यों के अधीन। अन्य मामले सामान्यतः जमानती। अन्य प्रावधानों के साथ संबंध। प्रावधान प्रकृति। धारा 111 बटा 113 जब्ती नागरिक। धारा 112 बटा 114 नागरिक दंड। धारा 135 आपराधिक अभियोजन। धारा 104 गिरफ्तारी की शक्ति। धारा 137 संज्ञान और मंजूरी। सिविल और क्रिमिनल केस एक साथ चल सकते हैं। अभियोजन की प्रक्रिया। धारा 137 के अनुसार मंजूरी आवश्यक है। सक्षम क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल। सबूत का स्टैंडर्ड, शक से परे, क्रिमिनल लॉ। व्यावहारिक चित्रण। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ज्यादा कीमत का स्मगल किया हुआ सोना ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो जब्त करने और सजा के अलावा उस पर सेक्शन 135 के तहत केस चलाया जा सकता है, जिसमें जेल और जुर्माना हो सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 136 कंपनियों द्वारा अपराध। वैधानिक प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 136 कंपनियों और उनके काम के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्रिमिनल जिम्मेदारी तय करता है जब कोई कंपनी एक्ट के तहत कोई अपराध करती है। सरल शब्दों में अर्थ, जब कोई कंपनी कस्टम से जुड़ा कोई अपराध करती है, जैसे स्मगलिंग, गलत घोषणा, ड्यूटी की चोरी, कंपनी जिम्मेदार है और इसके बिजनेस के इंचार्ज और इसके लिए जिम्मेदार लोगों जैसे डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर पर भी केस चलाया जा सकता है जब तक कि वे जानकारी की कमी या ड्यू डिलिजेंस साबित न कर दें। किस पर मुकदमा चलाया जा सकता है? एक कंपनी, कॉर्पोरेट एंटिटी खुद ही केस और सजा के लिए जिम्मेदार है। 2 प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, पार्टनर, फर्म के मामले में रोजाना के कामों को कंट्रोल करने वाले मैनेजर बटा ऑफिसर। सिर्फ डेजिग्नेशन काफी नहीं है, जिम्मेदारी और कंट्रोल जरूरी है। धारा 136 की 2 भागीय संरचना। उपधारा, एक उदास स्माइली प्रतिनिधिक दायित्व। अगर कोई कंपनी कोई अपराध करती है उस समय इंचार्ज और जिम्मेदार हर व्यक्ति को दोषी माना जाता है। उपलब्ध बचाव, व्यक्ति यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उन्होंने इसे रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती। उपधारा, 2 उदास स्माइली सहमति, मिलिभगत या उपेक्षा। अगर कोई व्यक्ति इंचार्ज नहीं भी है तो भी अगर अपराध हुआ है तो वो जिम्मेदार है। उनकी सहमति या उनकी मिलिभगत या अनदेखी के कारण इससे उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिन्होंने इसमें सक्रिय रूप से या लापरवाही से योगदान दिया। कंपनी क्या है? इसमें शामिल है कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी, अटल, एलएलपी, व्यक्तियों का संघ। महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत न्यायालय से। शिकायत में खास बातें जरूरी है। आरोपी कैसे इंचार्ज जिम्मेदार था। एक साथ पेशी की इजाजत नहीं है। इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने आप जिम्मेदार नहीं होते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा पहली नजर में जिम्मेदारी दिखाने के बाद ही बोझ आरोपी पर आता है। व्यावहारिक चित्रण। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ड्यूटी से बचने के लिए गलत इंपोर्ट डॉक्यूमेंट फाइल किए। कस्टम्स ने केस किया। कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर जो इंपोर्ट को सुपरवाइज करते थे। अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई रोल या जानकारी नहीं दिखाता है तो वो लाइबिलिटी से बच सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 137 अपराधों का संज्ञान और मंजूरी की आवश्यकता। वैधानिक प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 137 बताता है कि क्रिमिनल कोड कस्टम्स एक्ट के तहत अपराधों का कॉग्निजेंस कैसे और कब ले सकते हैं और कौन प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकता है। सरल शब्दों में अर्थ, कस्टम्स अपराधों पर लापरवाही से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक क्रिमिनल कोड कस्टम्स अपराध तभी ले सकता है जब
एक सही शिकायत दर्ज की जाती है और इसे एक ऑथराइज कस्टम्स ऑफिसर जरूरत के हिसाब से मंजूरी ऑथराइजेशन के साथ फाइल करता है। यह सेक्शन मनमाने तरीके से मुकदमा चलाने के खिलाफ एक प्रोसीजरल सेफगार्ड के तौर पर काम करता है। धारा 137 के प्रमुख प्रावधान। एक केवल शिकायत पर संज्ञान। कोई भी कोर्ट कस्टम्स एक्ट के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय इसके कि शिकायत की गई हो। एक सीमा शुल्क अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति। पुलिस खुद से एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती और कस्टम अपराधों पर मुकदमा नहीं चला सकती। 2 मंजूरी बटा अधिकार की जरूरत। मुकदमा चलाया जाना चाहिए प्रिंसिपल कमिश्नर बटा कस्टम कमिश्नर द्वारा मंजूर या मंजूर नियमों नोटिफिकेशन के अनुसार। सही मंजूरी न होना केस चलाया नहीं जा सकता। 3 शिकायत कौन दर्ज करता है? शिकायत आमतौर पर ये लोग करते हैं। अधीक्षक बटा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, कमिश्नर द्वारा अधिकृत। 4 सभी दंड धाराओं पर लागू होना। धारा 137 निम्नलिखित के तहत अभियोजन पर लागू होती है। धारा 132 गलत घोषणा दस्तावेज। धारा 133 बाधा। धारा 134 चिकित्सा परीक्षण से इनकार। धारा 135 तस्करी बड़े अपराध। धारा 136 कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 137 का उद्देश्य सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से पहले प्रशासनिक जांच। क्रिमिनल कोर्ट में सिर्फ गंभीर और सही मामले ही जाते हैं, फालतू या मशीनी मुकदमे से बचाने के लिए। न्यायिक सिद्धांत सुस्थापित। कोर्ट ने माना है कि वैध मंजूरी जरूरी है। मंजूरी में यह दिखाना होगा मन का प्रयोग, तथ्यों और आरोपों के बारे में जागरूकता। खराब या बिना मंजूरी के यह हो सकता है पूरे अभियोजन को दूषित करना। व्यावहारिक चित्रण सेक्शन 135 के तहत इंपोर्टर पर केस चलाने का प्रस्ताव रखता है। क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने से पहले कमिश्नर की मंजूरी लेनी होती है। उसके बाद ही मजिस्ट्रेट सेक्शन 137 के तहत कॉग्निजेंस ले सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 138 कुछ मामलों में दस्तावेजों के बारे में अनुमान। वैधानिक प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 138 कस्टम्स कार्रवाई में जब्त या पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई, लिखने वाले और कंटेंट के बारे में कानूनी अंदाजा लगाता है जिसका खंडन किया जा सकता है। सरल शब्दों में अर्थ। जब कस्टम्स किसी जांच के दौरान डॉक्यूमेंट्स रद्द करता है या लेता है, या जब समन के जवाब में डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, तो कानून यह मानता है कि डॉक्यूमेंट्स असली है और कंटेंट सही है और ये उस व्यक्ति के हैं, उसके साइन किए हुए हैं, जिसका नाम या लिखावट उन पर है, जब तक कि संबंधित व्यक्ति अन्यथा साबित न कर दे। सेक्शन 138 क्या अनुमान लगाता है? एक प्रामाणिकता का अनुमान। किसी व्यक्ति से जब्त किया गया या उसके द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट असली माना जाता है। 2 विषय वस्तु की सत्यता का अनुमान। कंटेंट सच माना जाता है। 3 हस्ताक्षर बटा हस्तलेख का अनुमान। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के साइन या लिखा हुआ लगता है तो यह माना जाता है कि यह उसका साइन हैंडराइटिंग है। यह खंडनीय धारणाएं हैं, निरपेक्ष नहीं। धारा 138 कब लागू होती है? दस्तावेज एक्ट के तहत जब्त किया गया, जैसे सेक्शन 105 बटा 106 के तहत तलाशी के दौरान या पूछताछ फैसले के दौरान पेश किया गया, जैसे सेक्शन 108 समन के तहत। इसमें लागू होता है न्याय निर्णय कार्यवाही। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन कार्यवाही। अनुमान का खंडन कैसे किया जा सकता है? संबंधित व्यक्ति यह दिखाकर जवाब दे सकता है, उदाहरण के लिए डॉक्यूमेंट जाली या बनावटी है, सिग्नेचर हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, डॉक्यूमेंट अधूरा है, बिना इजाजत के है या कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, एंट्रीज कच्ची, टेंटेटिव है या उन पर काम नहीं किया गया है, स्वतंत्र साक्ष्यों के साथ पुष्टि का अभाव। एक बार भरोसेमंद जवाब दिखा दिए जाने के बाद बोझ वापस कस्टम्स पर आ जाता है। महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय और न्यायिक सिद्धांत। सेक्शन 138 सबूत की जरूरत को पूरी तरह खत्म नहीं करता, यह सिर्फ शुरुआती बोझ को कम करता है। अनुमान प्राकृतिक न्याय को ओवरराइड नहीं कर सकता। लूज शीट, बिना साइन वाले कागज या प्राइवेट डायरी को आमतौर पर कंफर्मेशन की जरूरत होती है। प्रोसिक्यूशन में कोर्ट को अभी भी रीजनेबल डाउट से परे सबूत की जरूरत होती है। व्यावहारिक चित्रण। तलाशी के दौरान कस्टम्स एक लेजर जब्त कर लेता है जिसमें कम कीमत पर कैश पेमेंट दिखाया गया है। सेक्शन 138 के तहत एंट्री को सही माना जाता है। अगर इंपोर्टर यह साबित कर देता है कि यह एक ड्राफ्ट एस्टिमेट था जिस पर कभी काम नहीं किया गया, तो इस अंदाजे को गलत साबित किया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 139 दोषपूर्ण मानसिक स्थिति के बारे में अनुमान। वैधानिक प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 139 एक्ट के तहत कुछ अपराधों के लिए गलत मानसिक स्थिति मेंस रिया का कानूनी अनुमान लगाता है। आसान शब्दों में कोर्ट यह मान लेगा कि आरोपी के पास जरूरी इरादा जानकारी थी जब तक कि आरोपी कुछ और साबित न कर दे। दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का क्या अर्थ है? इसमें शामिल है इरादा, ज्ञान, आस्था,
विश्वास करने का कारण। ये मेंटल एलिमेंट्स हैं जो आमतौर पर क्रिमिनल लाइबिलिटी तय करने के लिए जरूरी होते हैं। सेक्शन 139 क्या करता है? कोर रूल। कस्टम्स एक्ट के तहत ऐसे अपराधों के लिए जिनमें मिसरिया एक हिस्सा है, खासकर सेक्शन 132, 133, 134, 135 जैसे क्रिमिनल अपराध, कोर्ट यह मान लेगा कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी पर यह साबित करने का बोझ आ जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी। प्रमाण का मानक बहुत महत्वपूर्ण। उचित संदेह से परे अनुमान का खंडन करना होगा। यह सिविल मामलों में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य संभावना की अधिकता की तुलना में अधिक बोझ है। धारा 139 कब लागू होती है? क्रिमिनल केस में, रूटीन एडजुडिकेशन में नहीं। आमतौर पर इन मामलों में लागू होता है धारा 132 झूठी घोषणा बटा झूठे दस्तावेज, धारा 133 बाधा, धारा 134 चिकित्सा परीक्षण से इनकार, धारा 135 तस्करी के अपराध। आरोपी इस धारणा का खंडन कैसे कर सकता है? उदाहरण के लिए साबित करके वास्तविक विश्वास या वास्तविक गलतफहमी, बिना इरादे के लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि, कंट्रोल या जानकारी की कमी, खासकर डायरेक्टर कर्मचारियों के लिए। अपराध को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती गई। एक बार भरोसेमंद जवाब दिखा दिया जाए तो बोझ वापस कस्टम्स पर आ जाता है। महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत। धारा 139 निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता को समाप्त नहीं करती है। अपराध के बेसिक फैक्ट्स साबित होने के बाद ही प्रिजम्पशन लागू होता है। इसे मशीनी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट तथ्यों की बारीकी से जांच करते हैं। अक्सर इनके साथ पढ़ा जाता है धारा 136 कंपनियों द्वारा अपराध और धारा 137 अभियोजन की मंजूरी। व्यावहारिक चित्रण। एक इंपोर्टर पर सेक्शन 135 के तहत स्मगलिंग के लिए केस चलाया जाता है। कोर्ट सेक्शन 139 के तहत इरादा जानकारी मान लेता है। अगर इंपोर्टर यह साबित कर देता है कि उल्लंघन एक असली क्लासिफिकेशन विवाद की वजह से हुआ है तो यह अंदाजा गलत साबित हो सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 140 सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अपराध। वैधानिक प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 140 कस्टम्स अधिकारियों की क्रिमिनल लाइबिलिटी से जुड़ा है जब वे अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के नाम पर कोई अपराध करते हैं। सरल शब्दों में अर्थ, कस्टम अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई कस्टम अधिकारी सरकारी पद का दुरुपयोग या ऑफिशियल हैसियत से काम करते हुए या काम करने का दिखावा करते हुए कोई अपराध करता है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार की पहले से मंजूरी के बाद। यह सेक्शन बैलेंस करता है अधिकारियों की जवाबदेही और सही सरकारी कामों के लिए बेकार के मुकदमे से सुरक्षा। धारा 140 के मुख्य तत्व। एक कौन कवर है? कोई भी अधिकारी जिसमें शामिल है अधीक्षक, इंस्पेक्टर, मूल्यांकन बटा निवारक अधिकारी, अधिनियम के तहत काम करने वाला कोई भी सीमा शुल्क अधिकारी। दो शामिल किए गए कामों की प्रकृति। अधिनियम आधिकारिक क्षमता में किया गया या आधिकारिक क्षमता में किया गया माना जाता है। उदाहरण, अवैध जब्ती, बल का अत्यधिक प्रयोग, तलाशी गिरफ्तारी के दौरान शक्ति का दुरुपयोग, कर्तव्य की आड़ में अधिकार से परे काम करना। 3 अभियोजन के लिए अनिवार्य स्वीकृति। केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। मंजूरी का अभाव अभियोजन स्वीकार्य नहीं है। 4 सुरक्षा का दायरा। सुरक्षा पूरी तरह से नहीं है। यह तभी लागू होता है जब काम का ऑफिशियल ड्यूटी से सही संबंध हो। के कार्य, व्यक्तिगत प्रतिशोध, निजी लाभ, तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से क्रिमिनल व्यवहार, प्रोटेक्शन से बाहर हो सकता है, अन्य प्रावधानों के साथ संबंध। अनुभाग। विषय 137 अभियोजन के लिए स्वीकृति सामान्य। 140 सीमा शुल्क अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी। सीआरपीसी की धारा 197 लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी। 135 तस्करी के अपराध। न्यायिक सिद्धांत सुस्थापित। कोर्ट ने माना है कि सजा की जरूरत सिर्फ तभी होती है जब जुर्म ऑफिशियल ड्यूटी से जुड़ा हो। अगर काम ड्यूटी से पूरी तरह अलग है तो मंजूरी की जरूरत नहीं हो सकती है। दिमाग का इस्तेमाल दिखाना चाहिए। व्यावहारिक चित्रण। एक कस्टम ऑफिसर बिना अधिकार क्षेत्र के तलाशी लेता है और ऑपरेशन के दौरान कथित तौर पर एक व्यक्ति पर हमला करता है। सेक्शन 140 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बशर्ते यह काम ऑफिशियल ड्यूटी से जुड़ा हो। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 141 मुकदमों और अभियोजन की सीमा। वैधानिक प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 141 इन पर टाइम लिमिटेशन लगाता है। सूट और अन्य कानूनी कार्यवाही अभियोजन सहित जो अधिनियम या नियमों के तहत किए गए कार्यों के लिए सरकार या सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ लगाए जाते हैं। सरल शब्दों में अर्थ, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो
सिविल मुकदमा दायर करें या कानूनी कार्यवाही शुरू करें। कस्टम्स एक्ट के तहत अच्छी नियत से किए गए कामों के लिए कस्टम्स या सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो उन्हें तय समय के अंदर ऐसा करना होगा। देर से की गई कार्रवाई पर रोक है। धारा 141 के प्रमुख प्रावधान। एक मुकदमों बटा कार्यवाही के लिए समय सीमा। तय लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद कोई केस या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। शिकायत किए गए कृत्य की तारीख या वो तारीख जब कार्रवाई का कारण बना। लिमिटेशन पीरियड आमतौर पर 6 महीने का होता है, जब तक कि कानून में कुछ और न बताया गया हो या लिमिटेशन एक्ट से इसका मतलब न निकाला गया हो। 2 शामिल किए गए कार्य इन कामों पर लागू होता है। किया गया या किया जाने का दावा किया गया सीमा शुल्क अधिनियम या नियमों के अनुसरण में और सद्भावनापूर्वक। उदाहरण: तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, न्याय निर्णय आदेश। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निवारक कार्रवाई। 3 सरकार और अधिकारियों को सुरक्षा। पुराने, देरी से चलने वाले या परेशान करने वाले मुकदमे को रोकता है। बहुत पहले किए गए सही ऑफिशियल कामों के लिए अधिकारियों को परेशान न किया जाए। 4 अच्छा विश्वास जरूरी है। प्रोटेक्शन तभी लागू होता है जब काम अच्छी नियत से किया गया हो। अगर एक्ट ये है: मालाफाइड, अधिकार क्षेत्र के बिना या पूरी तरह से व्यक्तिगत बटा आपराधिक। न्यायालय धारा 141 के अंतर्गत संरक्षण देने से इनकार कर सकता है। अन्य प्रावधानों के साथ संबंध। प्रावधान। उद्देश्य: धारा 140 सीमा शुल्क अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी। धारा 141 मुकदमों और कार्यवाही पर सीमा। सीमा अधिनियम 1963, सामान्य सीमा कानून, सीआरपीसी बटा सीपीसी, प्रक्रियात्मक कानून। व्यावहारिक चित्रण। एक व्यक्ति ने जनवरी में कस्टम्स द्वारा गैरकानूनी जब्ती का आरोप लगाया है। अगर वो लिमिटेशन पीरियड के बाद सिविल केस फाइल करता है तो सेक्शन 141 के तहत केस खारिज किया जा सकता है, बशर्ते की कार्रवाई अच्छी नियत से की गई हो। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 सरकार को देय राशि की वसूली। वैधानिक प्रावधान। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 142 कस्टम्स एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को दे किसी भी रकम की रिकवरी के लिए कानूनी सिस्टम देता है जब वो रकम अपनी मर्जी से नहीं दी जाती है। सरल शब्दों में अर्थ: यदि कोई व्यक्ति सीमा शुल्क, दंड, जुर्माना, ब्याज या लागत जैसे सीमा शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है तो सीमा शुल्क विभाग धारा 142 में निर्धारित तरीकों का उपयोग करके नागरिक मुकदमा दायर किए बिना बलपूर्वक राशि वसूल कर सकता है। कितनी रकम वापस मिल सकती है? कोई भी देय राशि में शामिल है। सीमा शुल्क, दिलचस्पी, जुर्माना, मोचन जुर्माना। अधिनियम के तहत देय लागत या शुल्क। धारा 142 के तहत वसूली के तरीके: 1 एडजस्टमेंट बटा कटौती, रकम काटकर। सरकार का डिफॉल्टर पर बकाया कोई भी पैसा, रिफंड, रिबेट, ड्रॉबैक। 2 माल की हिरासत और बिक्री, डिफॉल्टर के सामान को रोककर और बेचकर। सीमा शुल्क नियंत्रण के तहत या इसके बाद कस्टम्स कंट्रोल में आ जाएगा। 3 भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रकम सर्टिफाई करके जो इसे इस तरह वसूल करता है। राज्य के रेवेन्यू कानूनों के तहत लैंड रेवेन्यू का बकाया। इसमें ये शामिल हो सकते हैं: संपत्ति की कुर्की, बैंक खाता कुर्क करना, संपत्तियों की नीलामी। 4 अन्य निर्धारित मोड। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं अधिसूचनाओं के माध्यम से वसूली, जैसे सीमा शुल्क, बकायाकर्ताओं की संपत्ति की कुर्की, नियम, महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय और सिद्धांत। बकाया राशि फाइनल होने के बाद ही रिकवरी शुरू हो सकती है। न्याय निर्णय आदेश पारित किया गया और अपील का समय खत्म हो गया है या अपील पर फैसला हो गया है जब तक कि रोक न दी जाए। अगर अपील में प्री डिपॉजिट किया जाता है, बाकी रकम की रिकवरी पर कानून के तहत रोक लगा दी गई है। प्रोपोर्शनैलिटी और ड्यू प्रोसेस का पालन किया जाना चाहिए। व्यावहारिक चित्रण। एक इंपोर्टर को ड्यूटी और पेनल्टी देने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन वो अपील पीरियड के बाद भी पेमेंट नहीं करता है। कस्टम्स उस अमाउंट को पेंडिंग रिफंड में एडजस्ट करता है और बाकी अमाउंट के लिए सेक्शन 142 के तहत लैंड रेवेन्यू के एरियर के तौर पर रिकवरी शुरू करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 133 बांड पर माल की अनंतिम रिहाई। धारा 143 क्या है? सेक्शन 133 कस्टम अधिकारियों को कुछ समय के लिए सामान के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की इजाजत देने का अधिकार देता है। भले ही कस्टम की जरूरतों का पूरा पालन तुरंत मुमकिन न हो, लेकिन इसके लिए एक बॉन्ड जमानत सिक्योरिटी के साथ या बिना भरना होगा। आसान शब्दों में कहें तो सामान पहले रिलीज किया जाता है और फाइनल कंप्लायंस बाद में पूरा किया जाता है। कानूनी पाठ सरलीकृत अर्थ।
अगर सही ऑफिसर को लगता है कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर कस्टम्स एक्ट के कुछ नियमों जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा करना, टेस्ट रिपोर्ट, लाइसेंस वगैरह का तुरंत पालन नहीं कर सकता है, तो वो ये कर सकता है, माल की निकासी की अनुमति दे, बॉन्ड भरने पर, बाद में तय समय के अंदर कंप्लायंस पक्का करने के लिए। धारा 143 का प्रयोग कब किया जाता है? सेक्शन 143 का इस्तेमाल आमतौर पर प्रैक्टिकल मुश्किल हालात में किया जाता है, जैसे टेस्ट बटा केमिकल जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लंबित आयात लाइसेंस बटा प्राधिकरण, वर्गीकरण या मूल्यांकन पर स्पष्टीकरण, बीआरसी, एंड यूज सर्टिफिकेट, एलयूटी वगैरह जमा होने पर एक्सपोर्ट की इजाजत है, सशर्त छूट जहां आयात के बाद अनुपालन आवश्यक है। धारा 143 के तहत मुख्य शर्तें: एक बॉन्ड का निष्पादन, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को एक बॉन्ड बनाना होगा जो खुद को इन चीजों से बांधे रखेगा, बाद में शर्तों का पालन करें, अगर जरूरी हो तो ड्यूटी, ब्याज, जुर्माना या पेनल्टी दे, 2 सिक्योरिटी बटा जमानत, विवेकाधीन, कस्टम अधिकारी को यह चाहिए हो सकता है, बैंक गारंटी, नकद सुरक्षा, प्रतिभू, रिस्क प्रोफाइल और सामान के नेचर पर निर्भर करता है, 3 समय सीमा, कस्टम्स द्वारा तय समय के अंदर कंप्लायंस पूरा किया जाना चाहिए, उचित आधार पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 144 नमूने लेने की शक्ति। धारा 144 क्या प्रदान करती है? सेक्शन 144 कस्टम्स के सही ऑफिसर को कस्टम्स एक्ट के तहत जांच, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन या असेसमेंट के लिए जब भी जरूरी हो इंपोर्टेड या एक्सपोर्ट किए गए सामान के सैंपल लेने का अधिकार देता है। आसान शब्दों में, कस्टम्स कानूनी तौर पर सामान के नेचर, क्वालिटी, कंपोजिशन, वैल्यू या क्लासिफिकेशन की जांच के लिए सैंपल ले सकता है। कस्टम सैंपल कब ले सकते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी भी स्टेज पर सैंपल लिए जा सकते हैं जब जरूरत हो। वस्तुओं का वर्गीकरण, वैल्यूएशन, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशंस को वेरीफाई करने के लिए, शुल्क की दर का निर्धारण, छूट की पात्रता की जांच, गलत घोषणा या प्रतिबंधित सामान का पता लगाना, प्रयोगशाला बटा रासायनिक परीक्षण। सैंपल कौन लेता है? सीमा शुल्क का एक उचित अधिकारी, नियमों, निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार। धारा 144 के तहत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय: एक, सैंपलिंग सही होनी चाहिए, केवल आवश्यक मात्रा ही निकाली जानी चाहिए, बहुत ज्यादा या मनमाने सैंपलिंग की इजाजत नहीं है। 2, सैंपल की कीमत आमतौर पर आयातक निर्यातक द्वारा वहन किया जाता है, खासकर जहां असेसमेंट के लिए टेस्टिंग की जरूरत होती है। 3, माल का हिस्सा, सैंपल को सामान का हिस्सा माना जाता है, जहां जरूरी हो असेसमेंट में इसकी वैल्यू एडजस्ट की जा सकती है। अन्य प्रावधानों के साथ संबंध, संबंधित अनुभाग, कड़ी, धारा 17, कर्तव्य का आकलन, धारा 18, प्रोविजनल असेसमेंट, पेंडिंग टेस्ट रिपोर्ट, धारा 143, बांड पर सशर्त रिहाई, धारा 111 बटा 113, गलत घोषणा पाए जाने पर जब्त कर लिया जाएगा। अक्सर सेक्शन 144 प्लस 8 बटा 119 एक साथ काम करते हैं। सैंपल लिया गया, टेस्ट पेंडिंग, प्रोविजनल क्लियरेंस। व्यावहारिक उदाहरण: इंपोर्ट केस, इंपोर्टर केमिकल बटा फार्मास्यूटिकल सामान लाता है कस्टम्स, सेक्शन 144 के तहत सैंपल लेता है, सामान को कुछ समय के लिए क्लियर किया जाता है, लैब रिपोर्ट के बाद फाइनल ड्यूटी तय होती है। एक्सपोर्ट केस, एक्सपोर्टर ने ड्रॉबैक बटा इंसेंटिव का दावा किया, कंपोजिशन या ओरिजिन को वेरीफाई करने के लिए सैंपल लिया गया, रिपोर्ट के आधार पर बेनिफिट की अनुमति दी गई या मना कर दिया गया। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 145 आयातित वस्तुओं की अभिरक्षा और निष्कासन। धारा 145 किससे संबंधित है? सेक्शन 145 में बताया गया है कि कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट आईसीडी पर सामान उतारने के बाद इंपोर्टेड सामान की कस्टडी किसके पास होगी और ऐसे सामान को कैसे हटाया जा सकता है। आसान शब्दों में, यह इंपोर्टेड सामान को कस्टम से क्लियर होने तक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तय करता है। धारा 145 के मुख्य प्रावधान: एक, आयातित वस्तुओं की कस्टडी, सभी इंपोर्टेड सामान उतारने के बाद कस्टम कमिश्नर द्वारा मंजूर किए गए व्यक्ति की कस्टडी में रहते हैं। इस स्वीकृत व्यक्ति को आमतौर पर कस्टोडियन के नाम से जाना जाता है। संरक्षकों के उदाहरण: पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई, आईसीडी सीएफएस ऑपरेटर, स्वीकृत निजी टर्मिनल ऑपरेटर। 2, कस्टम्स की अनुमति के बिना सामान नहीं निकाला जा सकता। इंपोर्टेड सामान को कस्टम एरिया से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कस्टम के सही अधिकारी द्वारा दी जाती है, और हटाना कस्टम्स द्वारा बताई गई शर्तों के अनुसार है। यह तब भी लागू होता है जब ड्यूटी पहले ही चुका दी गई हो, जब तक कि कोई आउटचार्ज न दिया गया हो। 3, कस्टोडियन की जिम्मेदारी, कस्टोडियन इसके लिए जिम्मेदार है। माल का सुरक्षित भंडारण, चोरी, नुकसान या अनधिकृत निष्कासन को रोकना। जब भी जरूरत हो कस्टम्स के सामने सामान पेश करना। अगर सामान खो जाता है या गलत तरीके से हटाया जाता है तो कस्टोडियन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 146 सीमा शुल्क ब्रोकर,
सीबी लाइसेंसिंग और विनियमन। धारा 146 क्या है? धारा 146 केंद्र सरकार को उन व्यक्तियों को विनियमित करने का अधिकार देती है जो आयातकों, निर्यातकों और सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें आज सीमा शुल्क दलाल, पहले सीएचआई के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना दूसरों की ओर से कस्टम्स का काम नहीं कर सकता। कस्टम्स ब्रोकर कौन है? एक कस्टम्स ब्रोकर, सीबी, एक लाइसेंस प्रोफेशन होता है जो एंट्री बिल बटा शिपिंग बिल फाइल करता है, कस्टम्स के सामने इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है, डॉक्यूमेंटेशन, असेसमेंट सपोर्ट और क्लियरेंस फॉर्मेलिटी संभालता है। धारा 146 के प्रमुख प्रावधान। एक अनिवार्य लाइसेंस। बिना लाइसेंस के कस्टम ब्रोकर के तौर पर काम करना मना है। लाइसेंस कस्टम कमिश्नर जारी करता है। लाइसेंस की वैलिडिटी, रिन्यूअल, सस्पेंशन और रद्द करने के नियम लागू होते हैं। 2 नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार इनके लिए नियम बना सकती है। पात्रता और योग्यता। परीक्षा। लाइसेंस की शर्तें। सुरक्षा बटा बैंक गारंटी। दायित्व और जिम्मेदारियां। कदाचार के लिए दंड। ये नियम कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन सीबीएलआर अभी लागू वर्षन के तौर पर जारी किए गए हैं। 3 परीक्षा की जरूरत। आवेदकों को निर्धारित परीक्षाएं पास करनी होंगी। इसमें कस्टम्स कानून, उससे जुड़े कानून, प्रोसीजर, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, एफटीपी वगैरह शामिल है। लाइसेंस देने और जारी रखने के लिए परीक्षा देना जरूरी है। 4 कर्मचारी विनियमन। कस्टम ब्रोकर के ऑथराइज कर्मचारियों को यह करना होगा। कस्टम्स द्वारा स्वीकृत होना। तय परीक्षा पास करें। नियमों के तहत कार्ड बटा कार्ड सिस्टम। ब्रोकर कर्मचारियों के कामों के लिए जिम्मेदार है। कस्टम ब्रोकर के दायित्व धारा 146 से जुड़े। हालांकि सीबीएलआर में विस्तार से बताया गया है। सेक्शन 146 इन कामों के लिए एक जरूरी नियम है। अपने ग्राहक को जाने, केवाईसी। ग्राहकों को कानून का पालन करने की सलाह देना। उचित परिश्रम करना। कस्टम्स को डॉक्यूमेंट्स जानकारी देना। गलत घोषणा या चोरी को रोकना। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 147 एजेंट का दायित्व। धारा 147 क्या प्रावधान करती है? धारा 147 ये निर्धारित करती है कि जब कोई एजेंट मालिक, आयातकर्ता, निर्यातक की ओर से कार्य करता है तो एजेंट और मालिक दोनों को सीमा शुल्क अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जब तक कि अधिनियम अन्यथा प्रावधान न करे। असल में कस्टम्स मालिक के खिलाफ कार्रवाई किए बिना सीधे एजेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यहां एजेंट कौन है? एक एजेंट में शामिल है सीमा शुल्क दलाल, सीबी, कर्मचारी या अधिकृत प्रतिनिधि, कस्टम मामलों में इंपोर्टर एक्सपोर्टर की ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति। मुख्य प्रावधान सरल अंग्रेजी। एक एजेंट को मालिक माना जाएगा। कस्टम्स के मकसद से एजेंट को इन मामलों में मालिक माना जाता है। कर्तव्य, दंड, जब्ती कार्यवाही। यह झूठी बात कस्टम्स को कानून को अच्छे से लागू करने में मदद करती है। 2 संयुक्त और कई देयताएं। मालिक और एजेंट संयुक्त रूप से और अलग अलग जिम्मेदार है। किसी एक या दोनों से ड्यूटी पेनल्टी वसूल सकता है। 3 बिना मालिक के कार्यवाही। कस्टम्स को पहले मालिक को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। एजेंट के खिलाफ सीधे कार्रवाई शुरू की जा सकती है। धारा 147 क्यों महत्वपूर्ण है? बिचौलियों का गलत इस्तेमाल रोकता है। कस्टम ब्रोकर एजेंट की जवाबदेही पक्का करता है। जब मालिक मौजूद नहीं हो या टालमटोल कर रहा हो तो रेवेन्यू बचाता है। गलत घोषणा और चोरी के खिलाफ कानून को मजबूत करता है। व्यावहारिक उदाहरण, इंपोर्ट केस। गलत क्लासिफिकेशन के साथ बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है, भले ही इंपोर्टर अज्ञानता का दावा करे। इंपोर्टर की तरफ से किए गए कामों के लिए सीबी एजेंट को सेक्शन 147 के तहत सजा दी जा सकती है। एक्सपोर्ट केस। एक्सपोर्टर के ऑथराइज कर्मचारी ने गलत वैल्यू वाले डॉक्यूमेंट फाइल किए। कर्मचारी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, एक्सपोर्टर के साथ या उससे अलग। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 148 एजेंट के कार्यों के लिए मालिक की जिम्मेदारी। धारा 148 क्या प्रावधान करती है? सेक्शन 148 कस्टम्स एक्ट के तहत मालिक, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की तरफ से काम करते समय उसके एजेंट द्वारा किए गए कामों, चूक या डिफॉल्ट के लिए उसकी जिम्मेदारी तय करता है। सीधे शब्दों में कहें तो कस्टम्स मामलों में एजेंट जो कुछ भी करता है, मालिक कानूनी तौर पर जवाबदेह होता है। मुख्य कानूनी सिद्धांत। एजेंट के कार्य मालिक के कार्य। भले ही मालिक को पता नहीं था या मालिक का दावा है कि एजेंट से गलती हुई थी, कस्टम्स अभी भी मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एजेंट के तौर पर कौन कवर होता है? सीमा शुल्क दलाल, अधिकृत कर्मचारी, कस्टम्स के सामने इंपोर्टर एक्सपोर्टर की ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति। धारा 148 के प्रमुख प्रावधान। एक मानी गई देयता। माना जाता है कि मालिक ने खुद ही यह काम किया है या नहीं किया है, पर लागू होता है। गलत घोषणा। शुल्क का भुगतान न करना बटा कम भुगतान। गलत छूट दावे। प्रक्रियात्मक उल्लंघन। 2 स्वतंत्र कार्यवाही। कस्टम्स आगे बढ़ सकता है केवल मालिक के खिलाफ या मालिक और एजेंट दोनों के खिलाफ।
मालिक की व्यक्तिगत संलिप्तता साबित करने की कोई जरूरत नहीं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 149 दस्तावेजों में संशोधन। धारा 149 क्या प्रदान करती है? सेक्शन 149 कस्टम अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल में बदलाव की इजाजत देने का अधिकार देता है जब वे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के समय मौजूद डॉक्यूमेंट्री सबूतों के आधार पर पेश किए गए हों। आसान शब्दों में, असली क्लर्क की या असल गलतियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन बाद में नए फैक्ट्स बनाकर नहीं। किन डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किया जा सकता है? आमतौर पर बदले जाने वाले डॉक्यूमेंट्स में शामिल है प्रवेश बिल, शिपिंग बिल, आयात बटा निर्यात चालान, पैकिंग सूचियां, अन्य सीमा शुल्क घोषणाएं। संशोधन की अनुमति कौन दे सकता है? सीमा शुल्क का उचित अधिकारी। संशोधन अपने विवेक पर निर्भर है, ऑटोमैटिक नहीं। धारा 149 के तहत मुख्य शर्तें: एक दस्तावेजी सबूत पहले से मौजूद होने चाहिए। बदलाव के साथ क्लियरेंस के समय मौजूद डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद के डॉक्यूमेंट्स में बदलाव को सही ठहराने की इजाजत नहीं है। उदाहरण, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनवॉइस वैल्यू में टाइपो। बाद में मिले लाइसेंस के आधार पर नई छूट का दावा करना। दो संशोधन की प्रकृति: अनुमत, लिपिकीय बटा अंकगणितीय त्रुटियां, टंकन संबंधी गलतियां, समकालीन दस्तावेजों द्वारा समर्थित गलत विवरण। अनुमति नहीं, लेन देन की प्रकृति में परिवर्तन, मौजूदा सबूत के बिना नए फायदे के दावे, अधिकारों का पूर्वव्यापी निर्माण। 3 संशोधन का चरण: मंजूरी से पहले या बाद में बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। आउट ऑफ चार्ज, ओओसी या लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लियो के बाद भी अनुमति है, कुछ शर्तों के साथ। विशेष प्रावधान: निर्यात पश्चात प्रोत्साहन दावे। शिपिंग बिल के लिए एक्सपोर्ट के बाद बदलाव की इजाजत सिर्फ तभी है जब एक्सपोर्ट के समय सबूत मौजूद थे और संबंधित एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम की शर्तें पूरी होती है। ड्रॉबैक: रोडी टीईपी में इस लीगेसी मामलों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। व्यावहारिक चित्रण: इंपोर्ट का उदाहरण, इनवॉइस में मात्रा 10,000 के बजाय 1,000 यूनिट दिखाई गई है। ओरिजिनल परचेज ऑर्डर 10,000 को सपोर्ट करता है। धारा 149 के तहत संशोधन की अनुमति। एक्सपोर्ट का उदाहरण, क्लर्क की गलती के कारण गलत फॉब वैल्यू बताई गई। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और बैंक डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड। शिपिंग बिल में संशोधन की अनुमति। धारा 149 बनाम धारा 154, महत्वपूर्ण अंतर। आधार: धारा 149, धारा 154। प्रकृति: मूलभूत संशोधन, लिपिकीय सुधार। प्रमाण: दस्तावेजी सबूत जरूरी है, किसी सबूत की जरूरत नहीं। दायरा: व्यापक, बहुत सीमित। विवेक: हां, अधिकतर स्वचालित। संशोधन अस्वीकार होने पर परिणाम: मूल्यांकन अपरिवर्तित रहता है। डिफरेंशियल ड्यूटी बेनिफिट खत्म हो सकता है। उपाय: धारा 128 के तहत अपील। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 150 सीमा शुल्क द्वारा माल की बिक्री की प्रक्रिया। सेक्शन 150 किससे संबंधित है? सेक्शन 150 कस्टम्स द्वारा सामान की बिक्री के लिए कानूनी प्रक्रिया बताता है। जब सामान जब्त किया गया या लावारिस या परित्यक्त या नाशवान बटा खतरनाक या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत बेचा जा सकता है। आसान शब्दों में यह बताता है कि कस्टम्स को सामान कैसे बेचना चाहिए और बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। धारा 150 के तहत सामान कब बेचा जा सकता है? कस्टम्स द्वारा सामान इन मामलों में बेचा जा सकता है। 111 बटा 113 के तहत जब्ती, अनुमत समय के भीतर निकासी न होना, आयातक निर्यातक द्वारा छोड़ा गया माल। सेक्शन 48 के तहत बिक्री के लिए सामान 30 दिनों के अंदर क्लियर नहीं किया गया। खराब होने वाले या खतरनाक सामान जिन्हें तुरंत निपटाना हो। बिक्री का तरीका: बिक्री आमतौर पर पब्लिक ऑक्शन या टेंडर से की जाती है। अब आमतौर पर ईक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए तय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल बहुत जरूरी। सेक्शन 150 में सेल से होने वाली कमाई को एडजस्ट करने का प्रायोरिटी ऑर्डर साफ तौर पर बताया गया है। समायोजन का क्रम: एक बिक्री का खर्च, नीलामी, स्टोरेज, हैंडलिंग वगैरह। 2 माल पर दे सीमा शुल्क 3 अधिनियम के तहत सरकार को दे। अन्य देय राशि 4 बैलेंस अगर कोई हो, पेमेंट किया गया। मालिक या माल का हकदार व्यक्ति: अगर तय समय में कोई क्लेम करने वाला आगे नहीं आता है तो बाकी रकम सरकार को क्रेडिट की जा सकती है। महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय: बिक्री कानूनी और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सही नोटिस जहां जरूरी हो दिया जाना चाहिए। सिर्फ नेट कमाई बांटी जानी चाहिए। कस्टम्स अपनी मर्जी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। व्यावहारिक चित्रण: इंपोर्ट केस, बिना दावे वाला सामान।
इंपोर्टर कानूनी समय के अंदर सामान क्लियर नहीं कर पाता है। कस्टम सेक्शन 150 के तहत सामान बेचता है। बिक्री से होने वाली आय को ड्यूटी और खर्चों में एडजस्ट किया गया। अगर कोई बैलेंस है तो उसे इंपोर्टर को वापस कर दिया जाएगा। जब्ती का मामला, गलत जानकारी देने पर जब्त किया गया सामान कस्टम्स नीलामी के जरिए बेचा गया। जुर्माने की कार्यवाही अलग है। बिक्री से होने वाली आय को प्राथमिकता के अनुसार एडजस्ट किया गया। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 151, कुछ मामलों में सबूत का बोझ। धारा 151 क्या कहती है? सेक्शन 151 खास कस्टम्स मामलों में सबूत का बोझ बदल देता है। आमतौर पर कस्टम्स को उल्लंघन साबित करना होता है, लेकिन सेक्शन 151 कुछ नोटिफाइड सामानों के लिए इस नियम को उलट देता है। अगर सामान को सेक्शन 151 के तहत नोटिफाई किया जाता है तो जिस व्यक्ति के पास से सामान जब्त किया गया है उसे यह साबित करना होगा कि वो स्मगलिंग या गैरकानूनी तरीके से इंपोर्ट नहीं किया गया है। धारा 151 क्यों महत्वपूर्ण है? स्मगलिंग के मामलों में अक्सर चोरी छिपे मूवमेंट होता है, जहां सीधा सबूत मिलना मुश्किल होता है। रेवेन्यू बचाने और स्मगलिंग रोकने के लिए कानून सेंसिटिव सामान रखने वाले पर जिम्मेदारी डालता है। धारा 151 कब लागू होती है? यह तभी लागू होता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती है। 1 माल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। 2 माल सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त किया गया हो। 3 माल की तस्करी बटा अवैध रूप से आयात किए जाने का संदेह हो। अगर सामान नोटिफाई नहीं किया जाता है तो नॉर्मल नियम लागू होता है। कस्टम्स पर बोझ। किस तरह के सामान को नोटिफाई किया जाता है? आमतौर पर उच्च जोखिम या उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे सोना और कीमती धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ियां, सिगरेट, विदेशी मुद्रा। कुछ मामलों में सही लिस्ट सरकार समय समय पर बताती है। व्यक्ति को क्या साबित करना होगा? व्यक्ति को सबूत के साथ यह साबित करना होगा कानूनी आयात और शुल्क का उचित भुगतान या भारत के भीतर वैध अधिग्रहण। आम सबूत: प्रवेश बिल, आयात चालान, शुल्क भुगतान चालान, अधिकृत डीलरों से खरीद चालान। जब्ती कार्यवाही पर प्रभाव: अगर व्यक्ति बोझ उठाने में नाकाम रहता है तो कस्टम्स धारा 111 के तहत माल जब्त करना, धारा 112 के तहत दंड लगाना। अगर बोझ सफलतापूर्वक उतार दिया जाता है तो जब्ती फेल हो जाती है। धारा 151 बनाम साक्ष्य का सामान्य नियम। पहलू: सामान्य मामले। धारा 151 के मामले: सबूत का बोझ सीमा शुल्क पर, कब्जे वाले व्यक्ति पर, चीजें, कोई भी सामान, केवल अधिसूचित सामान। उद्देश्य: निष्पक्ष प्रक्रिया, तस्करी विरोधी उपाय, व्यावहारिक चित्रण। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास सोने के बिस्कुट मिले। सोना एक अधिसूचित वस्तु है। कानूनी इंपोर्ट या कानूनी खरीद साबित करनी होगी। फेलियर जब्त करना और पेनल्टी। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 152 नाशवान या खतरनाक वस्तुओं का निपटान। धारा 152 क्या प्रावधान करती है? सेक्शन 152 कस्टम्स को यह अधिकार देता है कि जब सामान खराब होने वाला, खतरनाक हो या उसकी कीमत कम होने की संभावना हो तो उसे कार्रवाई पूरी होने तक कस्टडी में रखने के बजाय जल्दी से निपटाया जा सके। मकसद: रेवेन्यू को सुरक्षित रखते हुए नुकसान, खतरे और भीड़ को रोकना। धारा 152 कब लागू की जा सकती है? कस्टम सेक्शन 152 के तहत तब कार्रवाई कर सकता है जब सामान नाशवान, फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थ, फूल, खतरनाक बटा खतरनाक, केमिकल, विस्फोटक, जहरीले पदार्थ, मूल्य में तेजी से गिरावट की संभावना, स्टोर करना महंगा या कस्टडी में रखना असुरक्षित। यह तब भी लागू हो सकता है जब फैसला पेंडिंग हो। निपटान के तरीके: सामान के नेचर के आधार पर कस्टम्स यह कर सकता है। सामान बेचें, अक्सर नीलामी बटा ई नीलामी से। सामान को नष्ट कर दें अगर असुरक्षित या प्रतिबंधित है। सुरक्षा और पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए किसी भी तय तरीके से डिस्पोज करें। सूचना और अवसर: जहां तक हो सके मालिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर को नोटिस दिया जाता है। हालांकि अगर देरी से यह हो तो बिना इंतजार किए अर्जेंट डिस्पोजल किया जा सकता है। नुकसान: जीवन संपत्ति के लिए खतरा, मूल्य में भारी नुकसान। बिक्री आय का प्रबंधन: बिक्री से मिली रकम कस्टम्स अपने पास रख लेता है। अंतिम समायोजन निर्णय के बाद किया जाता है। धारा 150 के समान। एक बिक्री बटा निपटान का खर्च, 2 सीमा शुल्क और अन्य सरकारी देयताएं, 3 शेष राशि यदि कोई हो, सही व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। अन्य वर्गों के साथ संबंध। अनुभाग। भूमिका 48। अनक्लियर्ड आयातित वस्तुओं की बिक्री। 150 बिक्री से होने वाली आय के लिए प्रक्रिया और प्राथमिकता। 152 नाशवान खतरनाक सामानों का आपातकालीन निपटान। 111 बटा 113 जब्ती। 126 जब्त माल का सरकार में निहित होना। सेक्शन 152 अर्जेंसी के लिए एक एक्सेप्शन है जो नॉर्मल वेटिंग पीरियड को ओवरराइड करता है।
व्यावहारिक चित्रण, आयात जल्दी खराब होने वाला सामान, ताजे फल इंपोर्ट हुए, विवाद के कारण क्लियरेंस में देरी हुई। कस्टम सेक्शन 152 के तहत माल का डिस्पोजल करता है, बिक्री से मिली रकम आखिरी फैसले तक रखी जाएगी। खतरनाक सामान, गलत तरीके से बताए गए केमिकल से सुरक्षा का खतरा, कस्टम्स ने सेक्शन 152 के तहत नष्ट करने का आदेश दिया। पर्यावरण और सुरक्षा नियमों का पालन, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 153 आदेशों, निर्णयों और नोटिसों की सेवा। सेक्शन 153 किससे संबंधित है? सेक्शन 153 कस्टम्स एक्ट के तहत जारी किसी भी ऑर्डर, फैसले, समन या नोटिस को सर्व करने के कानूनी तौर पर सही तरीके बताता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह बताता है कि कस्टम्स कानूनी तौर पर नोटिस कैसे दे सकता है और सर्विस कब पूरी मानी जाती है। सेवा के अनुमेय तरीके धारा 153 के अनुसार कस्टम्स नीचे दिए गए किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स सर्व कर सकता है। एक हाथ से डिलीवरी, संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दिया गया या किसी ऑथराइज्ड एजेंट बटा कर्मचारी को। 2 रजिस्टर्ड पोस्ट बटा स्पीड पोस्ट बटा कुरियर द्वारा व्यक्ति के आखिरी पता पर भेजा गया। अगर व्यक्ति सर्विस लेने से मना भी कर दे तो भी सर्विस वैलिड मानी जाती है। 3 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल, कस्टम्स पोर्टल, आइसगेट बटा दूसरे नोटिफाइड सिस्टम पर अपलोड करें। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस अब बड़े पैमाने पर पहचानी जाती है और रेगुलर इस्तेमाल की जाती है। 4 चिपकाकर आखिरी उपाय, अगर ऊपर बताए गए तरीकों से सर्विस देना मुमकिन न हो, कॉपी को किसी साफ जगह पर चिपकाया जा सकता है, व्यक्ति के आखिरी ज्ञात पते पर या सीमा शुल्क कार्यालय में। डीम सर्विस बहुत जरूरी, किसी भी मंजूर तरीके से सर्व करने के बाद नोटिस ऑर्डर कानूनी तौर पर सर्व हो गया माना जाता है, भले ही व्यक्ति इसे नहीं पढ़ता। ईमेल को अनदेखा कर दिया गया है, नोटिस अस्वीकार कर दिया गया है। यह लिमिटेशन पीरियड और प्रोसीडिंग्स की वैलिडिटी के लिए जरूरी है। धारा 153 क्यों महत्वपूर्ण है? कस्टम्स एक्शन की प्रोसीजरल वैलिडिटी पक्का करता है, असेसीज को सर्विस से बचने से रोकता है अपील के लिए। लिमिटेशन की शुरुआत तय करता है, टेक्निकल ग्राउंड पर प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करने के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है। धारा 153 के तहत सामान्य मुकदमेबाजी बिंदु, नोटिस गलत पुराने पते पर भेजा गया, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल नहीं भेजा गया, सेवा का कोई प्रमाण नहीं, दूसरे तरीकों को पहले आजमाए बिना अफिक्सेशन किया गया, सर्विस खराब हो तो कोर्ट अक्सर कार्रवाई रद्द कर देते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, इंपोर्ट केस, एससीएन इंपोर्टर के रजिस्टर्ड ईमेल पर ईमेल किया गया, ईमेल डिलीवरी का सबूत उपलब्ध है, सेवा धारा 153 के तहत वैध है। एक्सपोर्ट केस, ईमेल की कोशिश किए बिना पुराने पते पर नोटिस भेजा गया, अमान्य मानकर चुनौती दी जा सकती है। कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 154 क्लर्क या अरिथमेटिकल गलतियों का सुधार। धारा 154 क्या प्रावधान करती है? सेक्शन 154 कस्टम अधिकारियों को क्लर्क या हिसाब की गलतियों को ठीक करने का अधिकार देता है। कोई भी निर्णय, कोई भी आदेश या कस्टम्स एक्ट के तहत जारी कोई भी डॉक्यूमेंट, यह एक सुधार का नियम है जिसका मकसद सिर्फ साफ गलती से हुई गलतियों को ठीक करना है। गलतियों की प्रकृति को कवर किया गया, केवल छोटी दिखने वाली गलतियों को ही ठीक किया जा सकता है, जैसे टाइपिंग की त्रुटियां, गणना की गलतियां। लिपिकीय गलती के कारण गलत आंकड़े, नामों की गलत वर्तनी, गलती से गलत सेक्शन नंबर बता दिया गया, अनुमति नहीं है। निर्णय की समीक्षा, तर्क में परिवर्तन, कर्तव्य का पुनर्मूल्यांकन, कानून की नई व्याख्या। सुधार कौन कर सकता है? वो अथॉरिटी जिसने ऑर्डर पास किया या एक उत्तराधिकारी प्राधिकरण। सुधार किया जा सकता है अपनी इच्छा से या आयातक निर्यातक के अनुरोध पर। समय सीमा, धारा 154 कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करती है, हालांकि सुधार असली होना चाहिए और रिकॉर्ड में साफ होना चाहिए। नोटिस की आवश्यकता, किसी विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता नहीं। अगर सुधार से अधिकारों या जिम्मेदारी पर कोई असर पड़ता है तो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत लागू हो सकते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 155 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 155 क्या प्रावधान करती है? सेक्शन 155 इनको कानूनी सुरक्षा देता है। सीमा शुल्क अधिकारी और कस्टम्स एक्ट के तहत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम या नियमों के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने वाले कार्यों के लिए, आसान शब्दों में कहें तो ऑफिशियल ड्यूटी करते समय किए गए सही कामों के लिए उनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई, सिविल या क्रिमिनल शुरू नहीं की जा सकती। धारा 155 के तहत किसे सुरक्षा मिली हुई है? सीमा शुल्क के उचित अधिकारी, अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत अन्य सरकारी अधिकारी, कस्टम्स द्वारा ऑथराइज्ड कोई भी व्यक्ति, जैसे निर्देशों पर काम करने वाला कस्टोडियन। सद्भावना का अर्थ, सद्भावना का अर्थ है ईमानदारी से की गई कार्रवाई, बिना किसी द्वेष के, प्राधिकरण के दायरे में और एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए।
सुरक्षा ऑटोमेटिक नहीं है, यह फैक्ट्स पर निर्भर करती है। क्या सुरक्षित है? अच्छी नीयत से किए गए काम, अच्छी नीयत से किए जाने वाले काम, इस दौरान लिए गए फैसले, आकलन, तलाशी और जब्ती, माल की हिरासत, अनंतिम रिहाई, माल का निपटान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 156 नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 156 क्या प्रदान करती है? सेक्शन 156 कस्टम्स रूल्स एक्ट के तहत बनाए गए के तहत की गई कार्रवाइयों को कानूनी सुरक्षा देता है, बशर्ते ऐसी कार्रवाइयां अच्छी नीयत से की गई हों। आसान शब्दों में, अगर कस्टम्स एक्ट के तहत बनाए गए नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। धारा 156 के तहत किसे सुरक्षा मिलती है? सीमा शुल्क अधिकारी, नियमों के तहत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसे संरक्षक, गोदाम संचालक, कोई भी अधिकृत अधिकारी। सुरक्षा का दायरा, सुरक्षा इन पर लागू होती है सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य या अच्छे इरादे से किए जाने वाले काम। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में इसमें अलग अलग नियमों के तहत एक्शन शामिल है, जैसे सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, वेयरहाउसिंग नियम, सामान नियम, सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम CBLR, ड्रॉबैक बटा एक्सपोर्ट इंसेंटिव नियम। सद्भावना का अर्थ व्यावहारिक दृष्टिकोण, ईमानदार विश्वास, कोई गलत इरादा नहीं, नियम आधारित प्राधिकरण के भीतर कार्रवाई, उचित सावधानी बरती गई। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 157 नियम बनाने की शक्ति। धारा 157 क्या प्रावधान करती है? धारा 157 केंद्र सरकार को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। आसान शब्दों में, एक्ट फ्रेमवर्क तय करता है। सेक्शन 157 इसे लागू करने के लिए डिटेल्ड नियम बनाने की इजाजत देता है। धारा 157 क्यों महत्वपूर्ण है? कस्टम्स एक्ट असल में हर प्रोसीजर डिटेल को कवर नहीं कर सकता। सेक्शन 157 में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। प्रक्रियाएं निर्धारित करें, शर्तें ठीक करें, फॉर्म, समय सीमा, सुरक्षा उपाय तय करें। यह कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ है। नियम बनाने की शक्ति का दायरा, केंद्र सरकार अधिनियम द्वारा अपेक्षित या अनुमत किसी भी मामले पर नियम बना सकती है, जिसमें शामिल है, उदाहरणार्थ, संपूर्ण नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रक्रियाएं, एंट्री बिल बटा शिपिंग बिल दाखिल करना, मूल्यांकन, परीक्षा और मंजूरी, वेयर हाउसिंग प्रक्रियाएं, ड्यूटी और वैल्यूएशन, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, लेन देन मूल्य का निर्धारण, एक्सचेंज रेट, राउंडिंग ऑफ वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्म, निर्धारित प्रपत्र, घोषणाएं, रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और डिजिटल हस्ताक्षर, बिचौलिए और कंप्लायंस, सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम CBLR, शर्तें, परीक्षाएं, दायित्व, छूट और फायदे, दोष नियम, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रियाएं, सामान नियम। नियम कैसे बनाए जाते हैं? प्रोसीजर एक केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया, 2 ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया, 3 संसद में रखा जा सकता है, नोटिफिकेशन के बाद जांच। एक बार नोटिफाई होने के बाद नियम एक्ट की तरह ही कानूनी तौर पर लागू होते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 158 विनियमन बनाने की शक्ति। धारा 158 क्या प्रावधान करती है? सेक्शन 158 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC को कस्टम्स एक्ट के मकसद को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से मंजूरी लेकर रेगुलेशन बनाने का अधिकार देता है। आसान शब्दों में, नियम केंद्र सरकार सेक्शन 157 बनाती है, जबकि ऑपरेशनल और प्रोसीजर डिटेल्स को संभालने के लिए रेगुलेशन CBIC बनाता है। धारा 158 क्यों महत्वपूर्ण है? रोजाना के कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को फ्लेक्सिबल, डिटेल्ड प्रोसेस की जरूरत होती है। CBIC सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होने के नाते रेगुलेशंस के जरिए प्रोसेस जल्दी से तय कर सकती है। पोर्ट, एयरपोर्ट, ICD और कस्टम स्टेशनों पर एक जैसा तरीका पक्का करता है। विनियमन बनाने की शक्ति का दायरा, CBIC इन मामलों पर नियम बना सकता है। फॉर्म, प्रारूप और रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, आइस गेट प्रक्रियाएं, मूल्यांकन, जांच और मंजूरी का तरीका, ट्रांसशिपमेंट प्रक्रियाएं, गोदाम संचालन, खास सामान या लोगों के खास वर्गों के लिए खास प्रक्रियाएं, स्वचालन और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं। रेगुलेशन सबऑर्डिनेट कानून है और एक बार नोटिफाई होने के बाद कानूनी तौर पर बाइंडिंग होते हैं। विनियम बनाने की प्रक्रिया, एक CBIC द्वारा तैयार किया गया, 2 केंद्र सरकार की पहले से मंजूरी जरूरी है, 3 ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश, 4 पार्लियामेंट के सामने रखा गया, नोटिफिकेशन के बाद कंट्रोल। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 संसद के समक्ष नियमों और विनियमों को रखना। धारा 159 क्या प्रदान करती है? कस्टम्स एक्ट के तहत बनाए गए नियमों सेक्शन 157
और रेगुलेशंस सेक्शन 158 पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म बताता है। आसान शब्दों में कस्टम्स एक्ट के तहत बनाए गए हर नियम या रेगुलेशन को पार्लियामेंट के सामने रखा जाना चाहिए ताकि पार्लियामेंट उसे रिव्यू, मॉडिफाई या एनल कर सके। धारा 159 क्यों महत्वपूर्ण है? अधीनस्थ कानून पर लोकतांत्रिक निगरानी सुनिश्चित करता है, शक्ति के अत्यधिक हस्तांतरण को रोकता है, एग्जीक्यूटिव फ्लेक्सिबिलिटी और लेजिस्लेटिव कंट्रोल के बीच बैलेंस बनाए रखता है। धारा 159 के प्रमुख प्रावधान: एक संसद के समक्ष रखना अनिवार्य। एक्ट के तहत बनाए गए हर नियम और रेगुलेशन को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखा गया। कुल 30 दिनों की अवधि के लिए एक सेशन या कई सेशन में हो सकता है। 2 संसद की शक्ति यदि दोनों सदन सहमत हो। नियम रेगुलेशन ये हो सकता है संशोधित या रद्द। ऐसे बदलाव रद्द करना भविष्य में प्रभावी होगा। नियम रेगुलेशन के तहत पहले से किए गए एक्शन को अमान्य नहीं करता है। 3 संसदीय निर्णय तक निरंतरता। जब तक संसद कार्रवाई नहीं करती, नियम रेगुलेशन वैध और लागू रहता है। संशोधन या निरस्तीकरण का प्रभाव: पिछली कार्रवाइयां कानूनी तौर पर सुरक्षित रहेंगी। संसद के फैसले के अनुसार भविष्य में आवेदन में बदलाव, ये इन चीजों की सुरक्षा करता है। पहले से किए गए रेवेन्यू एक्शन, पहले के ऑपरेशन के तहत मिले अधिकार, अन्य वर्गों के साथ संबंध, अनुभाग, भूमिका। 157 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। 158 नियम बनाने की सीबीआईसी की शक्ति। 159 नियमों और विनियमों की संसदीय जांच। सेक्शन 159 चेक और बैलेंस पक्का करता है। व्यावहारिक चित्रण: सीबीआईसी ने नए कस्टम्स रेगुलेशन जारी किए। नियम तुरंत लागू किए जाते हैं। बाद में संसद के समक्ष रखा गया। संसद ने एक प्रावधान को संशोधित किया। संशोधित नियम उस तारीख से लागू होंगे, न कि पिछली तारीख से। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 160 निरसन और छुट्टियां। धारा 160 क्या प्रदान करती है? सेक्शन 160 पहले के कस्टम कानूनों को रद्द करने से जुड़ा है और उन रद्द कानूनों के तहत किए गए कामों को बचाता है। यह कस्टम्स एक्ट 1962 में बदलाव के दौरान कंटिन्यूटी और लीगल वैलिडिटी पक्का करता है। आसान शब्दों में कहें तो पुराने कानून रद्द कर दिए गए, लेकिन उनके तहत किए गए कानूनी काम अभी भी वैलिड है। कौन सा कानून निरस्त कर दिया गया? जब कस्टम्स एक्ट 1962 लागू हुआ तो सी कस्टम्स एक्ट 1878 और उससे पहले लागू दूसरे कस्टम्स कानून रद्द कर दिए गए। सेविंग क्लॉज क्या है? बहुत जरूरी। निरस्त होने के बावजूद धारा 160 बचाती है। की गई कार्रवाई, पास किए गए ऑर्डर, नोटिफिकेशन, नियम या अपॉइंटमेंट, अधिकार, जिम्मेदारियां, देनदारियां, शुरू की गई कार्रवाई, असेसमेंट, जब्ती, अपील वगैरह, रद्द किए गए कानून के तहत बशर्ते वे कस्टम्स एक्ट 1962 से अलग न हो। धारा 160 का प्रभाव: पुराने कानून के तहत पहले से शुरू की गई कार्रवाई खत्म नहीं होती। वे है जारी या लागू किया गया। जैसे उस समय कस्टम्स एक्ट 1962 लागू हो। कानूनी झंझट और रेवेन्यू लॉस को रोकता है। व्यावहारिक चित्रण: लंबित कार्यवाही। 1962 से पहले से कस्टम्स एक्ट के तहत शुरू किया गया जब्ती का मामला। निरस्तीकरण के बाद भी कार्यवाही कानूनी रूप से जारी है। 1962 एक्ट के तहत नए सिरे से शुरू करने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन और अपॉइंटमेंट: पुराने नोटिफिकेशन या ऑफिसर अपॉइंटमेंट नए एक्ट के साथ असंगत होने पर भी वैध बने रहेंगे। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 161 अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों और विनियमों में संशोधन। धारा 161 क्या प्रदान करती है? सेक्शन 161 उस अथॉरिटी को अधिकार देता है जिसने कस्टम्स एक्ट के तहत कोई नोटिफिकेशन, ऑर्डर, नियम या रेगुलेशन जारी किया है कि वो उसमें उसी तरह और उन्हीं शर्तों के साथ कुछ जोड़, बदल या रद्द कर सके जैसे वो शुरू में जारी किया गया था। आसान शब्दों में कहें तो जारी करने की पावर में बदलाव करने या वापस लेने की पावर भी शामिल है। कौन क्या बदलाव कर सकता है? केंद्र सरकार अपने जारी किए गए नोटिफिकेशन और नियमों में बदलाव कर सकती है, वापस ले सकती है। सीबीआईसी बोर्ड अपने जारी किए गए नियमों में बदलाव कर सकता है, वापस ले सकता है, जरूरी मंजूरी के साथ। सक्षम अधिकारी अपने आदेशों में संशोधन कर सकता है। सभी बदलावों के लिए वही तरीका अपनाना होगा जो ओरिजिनल जारी करने के लिए अपनाया गया था, जैसे गजट का पब्लिकेशन, पहले से मंजूरी, जहां लागू हो, पार्लियामेंट के सामने रखना, संशोधनों का दायरा, अनुमत क्रियाएं, नई शर्तें या प्रविष्टियां जोड़ें, मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करें, दायरा या प्रयोज्यता में भिन्नता, रद्द करना, वापस लेना, पर लागू होता है। छूट अधिसूचनाएं, प्रक्रियात्मक सूचनाएं, धारा 157 के तहत बनाए गए नियम, धारा 158 के तहत बनाए गए नियम, संभावित बनाम पूर्वव्यापी संचालन,
संभावित संशोधन आम बात है। रेट्रोस्पेक्टिव बदलाव तभी मंजूर है जब एक्ट नोटिफिकेशन से साफ तौर पर मंजूरी मिली हो और साफ तौर पर बताया गया हो। निहित अधिकारों को प्रभावित करने वाले पूर्वव्यापी परिवर्तनों की अदालतें बारीकी से जांच करती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 162 अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों और विनियमों का निरसन और व्यावृत्ति। धारा 162 क्या प्रावधान करती है? सेक्शन 162 कस्टम्स एक्ट के तहत जारी किसी भी नोटिफिकेशन, ऑर्डर, नियम या रेगुलेशन को रद्द करने या बदलने के असर से जुड़ा है। यह पक्का करता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के तहत पहले की गई कार्रवाई वैलिड रहेगी, भले ही उन इंस्ट्रूमेंट्स को बाद में रद्द या बदल दिया जाए। आसान शब्दों में कहें तो रद्द करने से वह चीज खत्म नहीं होती जो पहले से कानूनी तौर पर हो चुकी है। धारा 162 की जरूरत क्यों है? कस्टम्स कानून ज्यादातर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, नोटिफिकेशन, नियम, रेगुलेशन के जरिए काम करता है। इनमें अक्सर बदलाव किया जाता है या इन्हें रद्द कर दिया जाता है। धारा 162 रोकती है कानूनी अनिश्चितता, चल रही कार्यवाही का पतन, तकनीकी निरसन के कारण राजस्व का नुकसान। धारा 162 के तहत मुख्य सिद्धांत: एक निरस्तीकरण या संशोधन पर बचत। जब कोई नोटिफिकेशन, नियम, रेगुलेशन, ऑर्डर रद्द या बदला जाता है, इसके तहत किया गया या छोड़ा गया कोई भी काम वैध रहता है। पहले से बनाए गए अधिकार, दायित्व, देनदारियां जारी रहेंगी। दो कार्यवाही जारी रखना, कोई भी जांच, न्याय निर्णय, अपील, वसूली, जब्ती आदि पुराने नोटिफिकेशन नियम के तहत शुरू किया गया जा सकता है और निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जैसे कि रिपील अमेंडमेंट हुआ ही नहीं था। 3 अर्जित अधिकारों का संरक्षण, लिए गए या कानूनी तौर पर मिले फायदे सुरक्षित है। रिपील आमतौर पर आगे से लागू होता है जब तक कि साफ तौर पर कुछ और न कहा गया हो। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।